नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की, यानी जिसको दमा भी कहा जाता है, उसके विषय में बात करेंगे। अस्थमा क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और योग में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो अस्थमा के लिए अच्छी हैं। और मैं लास्ट में चलते चलते आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्थमा या दमा किसे कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, जिनको त्रिदोष कहा जाता है: वात, पित्त और कफ। जब वात और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, तो अस्थमा का रोग हो जाता है। ये अस्थमा का रोग इसी वजह से होता है जब हमारा वात और कफ बिगड़ जाता है। इस अस्थमा के दौरान हमारी जो श्वास की नलियां होती हैं उसमें सिकुड़न हो जाती है या सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे श्वास में साए साए की आवाज़ आती है। बाहर से भी कोई आसानी से सुन लेता है, सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। इसी को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा कई तरह का होता है। एक होता है सीजनल अस्थमा। सीजनल अस्थमा पूरे साल ना होकर किसी खास मौसम में, ज़्यादातर नमी वाले मौसम में ये अस्थमा होता है। नंबर 2 होता है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में किसी खास चीज़ से एलर्जी होती है, किसी खास फूल से, खुशबू से, या किसी भी खास तरह की कोई पौधा होता है जिससे पॉलन गिरते हैं, उस तरह के खास पॉलन गिरने से वो एलर्जी होती है, वो होता है एलर्जिक अस्थमा। उसके बाद नंबर 3 है नॉन एलर्जिक अस्थमा। इस तरह का अस्थमा सर्दी जुकाम हो जाने पर, ज़्यादा कफ बढ़ जाने पर हो जाता है। आता है उसके बाद ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में किसी खास जगह पर, ऐसे कारखानों में काम करने वालों को इस तरह का अस्थमा पाया जाता है, जो जहाँ पर ज़्यादा धुआं या धूल मिट्टी का इस तरह का काम होता है। ज़्यादातर ये इस प्रकार का अस्थमा कारखानों में काम करने वालों को ही मिलता है। अब जानते हैं अस्थमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। अस्थमा के लक्षण में बार बार खांसी आना या दौरों के साथ खांसी आना होता है। इसमें बार बार दौरे पड़ते हैं खांसी के। जब हम खांसते हैं तो हमारी जो गला है वो बिल्कुल सूख जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और हमारा जो गला है वो सूख जाता है बिल्कुल। छाती में जकड़ाहट हो जाती है, खांसी करने में बहुत कठिनाई होती है। हमारी सांस की नली में म्यूकस जम जाता है, कफ जम जाता है, जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और बोलते समय और खांसते समय हमारे श्वास से आवाज़ें आती हैं, बाहर सीटी जैसी आवाज़, साए साए जैसी आवाज़ दूसरों को भी साफ सुनाई देती है। ये कुछ लक्षण हैं जो अस्थमा के हैं। अब मैं आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताऊंगी जो अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत अच्छी यौगिक क्रियाएं हैं। इसमें कुछ आपकी प्राणायाम हैं और कुछ योगा क्रियाएं हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। शुरुआत करते हैं भुजंगासन से। भुजंगासन करने के लिए आप लोग पेट के बल लेट जाइए। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रखें, हथेलियां ज़मीन की ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। नाभि तक अपनी कमर के हिस्से को ऊपर उठाएं। यहाँ पर श्वास सामान्य कर लें। 5 से 10 गिनती तक धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब यहीं से हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन भी भुजंगासन की तरह ही है। इसको करने के लिए ज़मीन पर पेट के बल लेटें। दोनों हाथों की उंगलियों से ग्रिप बनाते हुए पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को छाती तक ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचें। श्वास को सामान्य रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये आसन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे आसन हैं। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंदासन। सेतु बंदासन करने के लिए पीठ के बल ज़मीन पर लेटेंगे, घुटनों को खड़ा करेंगे, पैरों को कंधे की चौड़ाई तक खोलेंगे। धीरे धीरे
कमर का हिस्सा जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों से ग्रिप बनाते हुए खींचें। दोनों हाथों का सहारा देते हुए आप शरीर को ऊपर की ओर तान दें। श्वास को यहाँ पर सामान्य कर लें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यथासंभव स्थिति तक आप यहाँ रुकेंगे। ये आसन आप कम से कम 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों को अपने कंधे की चौड़ाई जितना चौड़ा कर लें। दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर मुड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों के तलवे पर लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। यहाँ पर भी यथासंभव स्थिति तक रुकें। ये आसन भी आपको 2 से 4 बार करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके बाद है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन भी अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास की नली पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ज़मीन पर पीठ के बल लेटें। गर्दन को मोड़ते हुए छाती को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में लिटा लें। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास को सामान्य करें और यथासंभव स्थिति तक यहाँ पर बने रहें। 3 से 4 बार इस व्यायाम को करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, कोई झटका ना दें। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। ये हमारे प्राणायाम हैं। इसे करने के लिए किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। दाएं हाथ से आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है और बाएं हाथ से आपको चिन्ह मुद्रा बनानी है। चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटने पर रखें। प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए दोनों आगे वाली पहली उंगलियों को अंगूठी की जड़ में मिलाएं और पीछे की दोनों उंगलियों को खड़ा रखें और नासिका को दाहिने हिस्से को दबाते हुए बाएं हिस्से से श्वास लेंगे। बायां हिस्सा हमारी चंद्र नाड़ी कहलाती है। ये हमें शीतलता प्रदान करती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी प्राणायाम करें तो बाएं नाक से ही शुरू करें। बाएं नाक से श्वास लेना है लंबा और गहरा और दाएं नाक की छिद्र से छोड़ देना है। इसी तरह दाएं से श्वास भरेंगे और बाएं से बाहर निकाल देंगे। श्वास ध्यान रखें, लंबा और गहरा होना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी ना करें, किसी तरह की कोई आवाज़ ना करें। धीरे धीरे आपको श्वास भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। कम से कम 10 बार इस क्रिया को आप ज़रूर करें। जब आप दाएं हिस्से से भर के बाएं हिस्से में छोड़ते हैं और बाएं से भर के दाएं हिस्से में छोड़ते हैं, तभी आपका एक चक्र पूरा होता है। तो इसी तरह आपको कम से कम 10 चक्र पूरे करने हैं। शुरुआत में आप 7-8 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना हो सके उतना इसको बढ़ा लें। अनुलोम विलोम करने के बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया और अनुलोम विलोम कई लोगों को एक जैसा लगता है, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। इसे करने के लिए भी बैठ जाएं पालथी मारकर और अपने दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम की तरह ही आपको बाएं नासिका से श्वास को भरना है। श्वास भरें 5 या 6 तक की श्वासों तक श्वास भरेंगे। फिर इतना ही आपको श्वास को अंदर ही होल्ड करना है और धीरे धीरे दाएं हिस्से से निकाल दें। फिर दाएं हिस्से से श्वास को भरेंगे।
जितनी देर आपने श्वास भरी है उतनी देर ही उसको रोक के रखना है। उसके बाद बाएं हिस्से की तरफ से निकाल दें। अनुलोम विलोम में श्वासों को छोड़ना और लेना होता है और नाड़ी शोधन में आपको श्वासों को रोकना भी सिखाया जाता है। शुरुआती दौर में आप थोड़ी देर तक ही रोकें, धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ा लें। उसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए चिन्ह मुद्रा बनाएं और अपने घुटनों पर रखें। उज्जयी प्राणायाम में श्वास भरते समय अपने गले को सिकोड़ना है और आपके गले से, जैसे छोटे बच्चों के गले से सीटी जैसी आवाज़ आती है, सोते समय खर्राटों की आवाज़ आती है छोटे बच्चों के, इस तरह से आपको श्वास भरना है। ऐसा लगना चाहिए कि श्वास आपने नाक से नहीं गले से लिया है। और इस क्रिया में आपको जालंधर बंद लगाना है। अपनी ठोड़ी को अपनी कंठकूप में लगाएं, श्वास को वहीं रोक दें, लॉक लगा लें। थोड़ी देर होल्ड करें जब तक हो सके। शुरुआती दौर में कम ही होल्ड करें और धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जालंधर बंद को खोलते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद फिर से श्वास भरें गले से। गले को सिकोड़ते हुए सीटी जैसी आवाज़ आएगी। जालंधर बंद लगाएं, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, श्वास को होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे जालंधर बंद खोलें और श्वास को बाहर निकाल दें। बहुत आराम से आपको करना है। शुरुआती दौर में आप थोड़ी देर के लिए बंद लगाएंगे और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इस बंद को थोड़ा लंबे समय तक भी कर सकते हैं। जितनी देर आपने श्वास भरा है उतनी देर ही इसको होल्ड करना देखें और जितनी देर होल्ड किया है उतनी ही देर में सांस को बाहर निकालें। अपने मन में आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपने 10 तक की काउंटिंग तक सांस भरा, 10 तक उसको होल्ड किया और 10 तक की काउंटिंग में उसको बाहर छोड़ दिया। अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ें और अपनी आँखों पर लगाएं उसकी गर्मी को। भगवान को नमस्कार करते हुए प्राणायाम समाप्त। तो ये थे कुछ योगा। अगर आप ये योगा नियमित रूप से करेंगे तो आप बहुत हद तक अस्थमा पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब वीडियो में लास्ट में चलते चलते कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो कफ को बढ़ावा देते हैं। अस्थमा के पेशेंट को हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए और दालचीनी में थोड़ा सा शहद डालकर अगर वो चाटे सुबह शाम बहुत थोड़ी सी मात्रा में, तो वो भी अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अस्थमा के पेशेंट को कच्चा नारियल खाना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कच्चा नारियल अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अस्थमा के लिए सरसों के तेल को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए और उस तेल को गुनगुना करके अपनी कमर पर और अपनी छाती पर, कमर में अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उस पर आपको पूरा लगाना है और अपनी छाती पर उसको मालिश करना है। जब उसको अप्लाई करेंगे आप तो धीरे धीरे अपने हाथों से उसको रब करें रीढ़ की हड्डी पर और अपनी छाती पर। थोड़ी देर रुकें और उसके बाद उस पर स्टीम दें। आप जहाँ पर आपने ऑयल अप्लाई किया है वहाँ पर आप स्टीम देंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा है ये आपके लिए, ये आप ज़रूर इस्तेमाल। अपनी डाइट में ग्रीन टी और दालचीनी की चाय का इस्तेमाल करें। दालचीनी की चाय बनाने के लिए बहुत सिंपल है। दालचीनी की चाय बनाने के लिए आप 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर ले लीजिए, आधा गिलास पानी ले लीजिए, उसको तब तक पकाइए जब पानी आधा रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो जब वो उसको ठंडा होने दीजिए, जब वो गुनगुना पीने लायक हो जाए तो उसको पी लीजिए। सिर्फ दिन में एक बार इस चाय को ज़रूर पिएं। ग्रीन टी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ग्रीन टी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और ध्यान रखिए अपने आसपास धूल जमा ना होने दें। अपनी बेडशीट, अपना पिलो कवर
हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर चेंज करें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा धूल के कण होते हैं। तो अपने आसपास ध्यान रखें, धूल इकट्ठी ना होने दें, क्योंकि अस्थमा का सबसे बड़ा कारण धूल ही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।